मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 31 संरक्षक। पिछला। अगला। एजरा तनाव में था और एक बार फिर से टकराव के लिए तैयार होकर एक ही सहज गति से खड़ा था। एक्स के हमले की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी और उन्हें एक ही खाली मुखौटे पहने देखकर उसकी खुद की और जनरल की रक्षा करने की प्रवृत्ति और बढ़ गई। वेलारिन उसके अंदर खून की तलाश में गुर्राया और उसका खून एक हल्की धुन गुनगुनाने लगा। उसने अपने पैर कस लिए और रुको। ज़ेन प्रकट हुई, उसके और 3 महिलाओं के बीच खड़ी थी, उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। वे कस्टोडियन हैं। क्या? एजरा ने गुर्राते हुए कहा, पहले से ही परिवर्तन के बीच में। वे एक्स के साथ हैं। वह जनरल से बचते हुए एक तरफ हट गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ज़ेन ने उसकी बाइसेप पकड़ ली। रुको। वे एक्स के साथ नहीं हैं। फर्स्ट सिटी के कस्टोडियन में कोई पुरुष नहीं है। एक्स ने बस एक मुखौटा चुराया था, उसने समझाया। चलने से पहले सोचो, एजरा। कानून हैं और आप उनसे मुक्त नहीं हैं। हंग शब्द उसके दिमाग में घुस गए और वह वहीं खड़ा उन महिलाओं को घूरने लगा जो शांति के सार्वभौमिक संकेत में अपने हाथ ऊपर उठाए जमी खड़ी थी। ओह! कमरे में तनाव कम होते ही एजरा को राहत मिली। उसने अपना रुख ढीला किया, हालांकि वह कस्टोडियन के पास आने पर भी सतर्क रहा। उसका परिवर्तन गायब हो गया और उसने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी ऊर्जा में कमी महसूस की। जब महिलाओं ने ब्लड वाइन की बोतलें पेश की तो उनकी आशंका दूर हो गई। आपका ऑर्डर, मुख्य महिला ने कहा। सभी आवश्यक शुल्क आपके बैंक खाते से काट लिए जाएंगे। ज़ेन ने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। बिल्कुल हाँ, उस महिला का कोई निशान नहीं था जिसे उसने अपने परिवार को दुखी होते देखा था। यह लो, उसने एजरा को एक बोतल दी और बैठ गई। एजरा ने भी ऐसा ही किया और पेश की गई बोतल ले ली। ज़ेन ने बोतल का कॉर्क खोला और अपने खून से बनी शराब पीना शुरू कर दिया। जब वह शराब पी रही थी, एजरा ने उसे मुग्ध होकर देखा। उसने पहले कभी किसी को इतनी तेजी से शराब पीते नहीं देखा था और उसने बहुत से शराबी देखे थे। तुम ऐसा कैसे कर रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। अभ्यास करो। ज़ेन ने अपनी शराब का आखिरी घूंट लिया और संतुष्टि में अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठ पोंछे। एक घुरघुराहट के साथ उसने अपने भीतर खून को प्रज्वलित किया और उसके शरीर में प्राण शक्ति दौड़ गई। उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसकी आइरिस ने तेजी से घूमना बंद कर दिया और एक बार फिर धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। क्या हमारी आंखें हमारी जीवन शक्ति की कमी से जुड़ी हैं? क्या तुमने सुना नहीं? आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। ज़ेन खड़ा हुआ और हाथ फैलाया। इस तरह से आप भूखे पिशाच की पहचान करते हैं। जीवन शक्ति के बिना पिशाच के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, हाइबरनेशन में चले जाना। दूसरा, पागल हो जाना और मार डाला जाना। जो भी हो, यह आपकी पसंद है। अभ्यास के साथ ज़ेन ओलिविया के सिरहीन शरीर के पास घुटनों के बल बैठी और उस पर अपना हाथ रखा, जिससे घायल पिशाच में प्राणशक्ति प्रवाहित हुई। एजरा ने देखा कि ओलिविया का सिर आश्चर्यजनक गति से फिर से उगने लगा। ज़ेन द्वारा प्राणशक्ति के संचार से उपचार प्रक्रिया में तेजी आई। जब ओलिविया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो वह अपनी कोहनी के बल खड़ी हो गई और उलझन में आंखें झपकाने लगी। क्या हुआ? मैं क्या भूल गई? हमने यह कर दिखाया। एजरा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मलाकी और एक्स चले गए हैं। क्या? ओलिविया की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से उठ बैठी। पेज के बारे में क्या? यह किसके पास है? मलाकी? एक्स? उसने एजरा पर सवालों की बौछार कर दी, जिससे ज़ेन को हस्तक्षेप करना पड़ा। आराम करो। ज़ेन ने उसके कंधों को पकड़ लिया। एजरा ने राक्षस पर कब्जा कर लिया। क्या? जनरल द्वारा चुप कराए जाने से पहले ओलिविया ने आश्चर्य से कहा। उसने कस्टोडियन की ओर देखा जो कमरे को ठीक करने की योजना बना रहे थे और एजरा की ओर मुड़ी। तुमने यह कैसे किया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आपने पहले ही पेज को डिकोड कर लिया है। बस उसे खून की जरूरत थी। एजरा ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। फर्श पर खून था और जब मैंने उसे गिराया तो पेज ने खून को सोख लिया और वेलेरिन को प्रकट कर दिया। मुझे देखने दो, ओलिविया ने आग्रह किया। क्या देखा? एजरा ने असमंजस में भौहें सिकोड़ ली। टैटू। जिस क्षण ओलिविया ने इसका जिक्र किया, एजरा को अपनी पीठ पर एक जानी पहचानी सनसनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे यह हमेशा से वहां था। उसने एक्स की हास्यास्पद नील बैंगनी जैकेट उतार फेंकी और अपना ट्रैकसूट उतार दिया। दोनों महिलाएं उसकी पीठ के चारों ओर जमा हो गईं और उस चीज को घूरने लगीं जिसके बारे में उसे पक्का पता था कि वह वहां थी। वेलारिन का एक टैटू। यह बहुत सुंदर है, ओलिविया फुसफुसाई, उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे। और डरावना भी, जनरल बोला। आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि वह आप पर गुस्सा करे। किसी भी तरह से, यह सुंदर है।
तुम भाग्यशाली हो, एजरा, ज़ेन ने टैटू को छोड़कर उस पर मुस्कुराया। कल्पना करो कि तुम्हें अपनी पहली अंगूठी के रूप में एक पूर्वज अवशेष मिले। किसी और से बेहतर, एजरा, ओलिविया ने अंतिम रूप से कहा। पहली अंगूठी? एजरा ने पूछा। पिशाच से जुड़ी और कोई शब्दावली उसे मालूम नहीं थी। बाद में ओलिविया टैटू छोड़कर बैठ गई। अभी मुझे खून की जरूरत है। मैंने तुम्हें कवर कर लिया है, ज़ेन ने हंसते हुए ओलिविया को ब्लड वाइन की बोतल थमा दी। ओलिविया ने कॉर्क खोला और बोतल से एक घूंट लिया। यह सही जगह पर लगा, उसने संतुष्टि में आह भरी। धन्यवाद एजरा। एजरा ने अपनी मदिरा का मुंह खोलते हुए जनरल की ओर भौहें चढ़ाई। ज़ेन ने दूसरी तरफ देखा। अगर आपको वेलारिन नहीं मिला होता तो हम मर चुके होते। इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद, एजरा मुस्कुराया। वह उन्हें लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन उसे लग रहा था कि दोनों महिलाओं के पास धन्यवाद देने के लिए शायद ही कोई होगा। वह अपने साथियों के साथ रक्त मदिरा पीने में शामिल हो गए तथा उन्होंने कस्टोडियनों को अपना जादू चलाते हुए देखा और इसके समृद्ध स्वाद का आनंद लिया। पिशाच संरक्षकों ने अपने राक्षसों को छोड़ दिया, जो अजीबोगरीब जीव थे, जो कीचड़ की रंगीन गेंदों की तरह दिखते थे। प्रत्येक स्लाइम ने कमरे में व्यवस्थित तरीके से घूमना शुरू कर दिया। वे जहां से भी गुजरे, उन्होंने मलबे और टूटे हुए हिस्सों को सोख लिया, उन्हें बाहर थूक दिया और लड़ाई से हुए नुकसान की मरम्मत की। एजरा उनकी कार्यकुशलता पर आश्चर्यचकित था। उसे एहसास हुआ कि पिशाच समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका अमूल्य है। उनके बिना कई पिशाच गोपनीयता के कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे। खून से लथपथ शराब का आखिरी घूंट लेते हुए एजरा ने कस्टोडियन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाया। आप लोग कटी हुई रोटी के बाद सबसे अच्छी चीज हैं, उसने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। संरक्षकों ने, जिनका शर्मीला व्यवहार उनके मुखौटों के पीछे से भी स्पष्ट था, उत्तर में धन्यवाद कहा। उनकी उपस्थिति अब अराजकता के बाद एक सांत्वनादायक आश्वासन थी। शादीशुदा होकर कैसा लग रहा है? ज़ेन ने अचानक पूछा। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, एजरा ने कहा और दोनों महिलाएं तेजी से उसकी ओर देखने लगीं। अभी तक शादी पूरी नहीं हुई है, वह मुस्कुराया। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जनरल ने भी उसकी मुस्कान का जवाब दिया। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 32, पुराने पैसे से बहकाया गया। पिछला। अगला। अभी नहीं, खून की शराब की गंध अभी भी हवा में थी, जब ओलिविया ने अपनी तीखी नजर ज़ेन और एजरा की ओर घुमाई। हमारा अगला पड़ाव काउंट ग्रिफिन है, उसने घोषणा की, उसकी आवाज में उत्साह की झलक थी। हमें इस विवाह को एक संप्रदाय में बदलना होगा। एजरा ने अपना सिर झुकाया, जिज्ञासा जागृत हुई। एक संप्रदाय? उसने दोहराया। यह कैसे काम करता है? ज़ेन पीछे झुकी, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। कोवेंस मूलतः हरम होते हैं, उसने समझाया। अपेक्षाकृत कम नरपिशाच आबादी को देखते हुए कोवेन बनाने के लिए नरपिशाच की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोवेन का एकमात्र उद्देश्य जीवन शक्ति का विकास करना होता है। और यही कारण है कि कोवेन के सदस्य सामान्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ओलिविया ने तथ्यात्मक लहजे में कहा। प्रजा? एजरा ने पूछा, पिशाच समाज की एक और परत का भार अपने ऊपर महसूस करते हुए। एक बार फिर, इन लोगों के साथ क्या है? ओलिविया ने हाथ हिलाकर उपेक्षा की। मैं बाद में बताऊंगी। उनका काम पूरा हो चुका है, उसने कहा, उनका ध्यान उन रखवालों की ओर आकर्षित करते हुए जिन्होंने अभी अभी सफाई पूरी की थी। वह उनके पास गई, उसका व्यवहार अचानक सम्मानजनक हो गया। हाय, मैं C7V2000143 हूं। क्या हमें काउंट ग्रिफिन के अभयारण्य तक जाने के लिए कोई सवारी मिल सकती है? उसने मुख्य संरक्षक से पूछा। नकाबपोश संरक्षक ने सिर हिलाया। बेशक, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज नरम और मधुर थी। मेरे साथ आओ। वे संरक्षकों के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए, मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजरते हुए, जहां सूरज की रोशनी पड़ने वाली कोई भी जगह नहीं थी। एक लिफ्ट उन्हें एक भूमिगत पार्किंग स्थल पर ले गई जहां 3 शानदार होवर सुपरकारें इंतजार कर रही थीं। एजरा हैरानी से देखता रह गया जब सभी संरक्षक अपनी अपनी कार में बैठे और ज़ेन, ओलिविया और उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। मैंने इन कारों के बारे में दिवास्वप्न देखे थे। प्रत्येक कार की कीमत कम से कम 2 लाख क्रेडिट है। वह कार में चढ़ गया, उसकी उंगलियां आलीशान चमड़े के इंटीरियर पर घूम रही थीं। वह अपने आसपास की विलासिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जिस संरक्षक के साथ वह सवारी कर रहा था, उसने मेरी ओर देखा। एजरा को यकीन था कि वह अपने मुखौटे के पीछे एक भौं उठा रही थी। आप सब इतने अमीर कैसे हैं? उसने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए पूछा। संरक्षक की मुस्कान उसके मुखौटे से छिपी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में मनोरंजन की झलक थी। पुराना पैसा, उसने सरलता से उत्तर दिया। हमारे पुराने पिशाच जो मृत्यु की लहर के दौरान मर गए थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा नकद छोड़ दिया।
हम सिटी लॉर्ड जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन हम आराम से हैं। उसकी बातें उसके दिमाग में बैठ गईं और उसने कल्पना करने की कोशिश की कि वह किस तरह की दौलत की बात कर रही है। आरामदायक। अमीर लोग यही कहते हैं जब वे गरीब लोगों को अपनी अमीरी का दिखावा करके नाराज नहीं करना चाहते। जैसे ही कारें भूमिगत पार्किंग स्थल से ऊपर उठीं और दिन के उजाले में आईं, सूरज की रोशनी विंडशील्ड और खिड़कियों से टकराकर बाहर रंगों का एक सुंदर इंद्रधनुष नाचने लगा। प्रकाश कार में प्रवेश कर गया, फिर भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एजरा ने खुले मुंह से आश्चर्य से देखा, वह चकाचौंध भरे प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध था। इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता, उसने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी मंडली में शामिल हो जाए। हम आपको 1 हफ्ते में 1 लाख क्रेडिट दे सकते हैं। एजरा सदमे में घुट गया। क्या बकवास है? यह तो अचानक हुआ। कौन सा आदमी 1 हफ्ते में 1 लाख क्रेडिट किसी दोस्त को दे सकता है? यह संख्या इतनी बड़ी थी कि वह समझ नहीं पाया। ओह! बहुत छोटा। कस्टोडियन ने उसकी प्रतिक्रिया को गलत समझा और जल्दी से अपनी पेशकश में संशोधन किया। 2 लाख क्रेडिट प्रति सप्ताह, उसने गंभीरता से कहा। एजरा घूरता रहा, उसे अपनी आवाज नहीं मिल रही थी। आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें उसके चेहरे पर किसी भी तरह के सहमति के संकेत की तलाश कर रही थी। एजरा का गला रुंध गया, आखिरकार वह बोलने में कामयाब हो गया, उसकी आवाज अविश्वास से भर गई थी। मैं इस बारे में सोचूंगा। इस समय वह यही सबसे अच्छा कर सकता था। 2 लाख क्रेडिट? मैं हर हफ्ते एक सुपरकार खरीद सकता हूं। कस्टोडियन ने सिर हिलाया, उसका भाव छिपा हुआ था लेकिन उसकी राहत साफ झलक रही थी। यह लो, उसने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। जब भी तुम तैयार हो मुझे फोन करना। एजरा पीछे झुक गया, जो कुछ भी हुआ था उसे पचाने की कोशिश कर रहा था। एक कोवेन में शामिल होने की संभावना, पैसे का चौंका देने वाला प्रस्ताव, वेलारिन, एक्स, दुःस्वप्न की पुस्तक। यह सब उसे अभिभूत कर रहा था। उसे जो कुछ भी हुआ था उसे पचाने के लिए एक पल अकेले की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कार की धीमी गड़गड़ाहट को उस वास्तविकता में महसूस किया जो अब उसका जीवन था। शानदार सुपरकारों का काफिला शहर की सड़कों से सहजता से गुजर रहा था और अंततः स्टार हाइट्स नामक एक लोकप्रिय 4 सितारा होटल के प्रांगण में जा रुका। होटल कांच और स्टील से बना एक विशाल भवन था, जिसकी दीवारें दोपहर के सूरज की किरणों को रंगों के बहुरूप दर्शक में प्रतिबिंबित करती थीं। प्रवेश द्वार के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, फव्वारे और मूर्तियां वैभव का माहौल देती थीं। अपनी आंखें खोलकर एजरा ने आसपास का माहौल देखा और संरक्षक की ओर मुड़ा, उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। क्या काउंट ग्रिफिन यहीं रहता है? संरक्षक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह उनके कई आवासों में से एक है। ओह! गाड़ियां बेसमेंट पार्किंग में रुक गईं, इंजनों की मधुर ध्वनि धीरे धीरे शांत हो गई। एजरा ने गाड़ी से बाहर निकलकर कस्टोडियन को अलविदा कहा। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, यात्रा के लिए धन्यवाद। उसने सिर हिलाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आपका स्वागत है, एजरा। हमारा प्रस्ताव याद रखना। एजरा ने सिर हिलाया, मुझे बोलने का भरोसा नहीं था, और वह वहां चला गया जहां ज़ेन और ओलिविया इंतजार कर रहे थे। ज़ेन की आंखें चमक उठीं और उसने एक परिचित रक्त पिपासु मुस्कान बिखेरी, जबकि ओलिविया स्थिर खड़ी रही। हम यहां हैं, ओलिविया ने कहा, उसकी आवाज में अंतिमता का भाव भरा हुआ था। काउंट ग्रिफिन का अभयारण्य। एजरा ने गहरी सांस ली। कुछ ही घंटों में उनकी शादी एक संप्रदाय में बदल जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसे इस बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। जैसे ही वे लिफ्ट की ओर बढ़े, ऊपर शहर की आवाजें उन्हें दूर और धीमी लग रही थीं, मानो वे अपनी ही दुनिया में हों। दरवाजे एक हल्की घंटी के साथ खुले और वे अंदर चले गए। ठंडी हवा बाहर की गर्मी के विपरीत स्वागत योग्य थी। ऊपर की यात्रा शांत थी, उनमें से प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। लिफ्ट की हल्की गुनगुनाहट ही एकमात्र ध्वनि थी। जब दरवाजे फिर से खुले, तो उनका स्वागत एक भव्य फोयर ने किया, जिसमें होटल की भव्यता का प्रदर्शन किया गया था। आलीशान कालीन, जटिल लकड़ी का काम और चमचमाते झूमर उन्हें घेरे हुए थे। हवा ताजे फूलों की हल्की खुशबू से भरी हुई थी। ओलिविया रुकी और नजारा देखते हुए बोली। उसने गहरी सांस ली और अपने जीवनसाथी की ओर देखने लगी। तैयार हो? उसने पूछा, उसकी आवाज स्थिर और सुनिश्चित थी। दोनों ने सिर हिलाया और दृढ़ निश्चय महसूस किया। तैयार। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पहले कदम बढ़ाए। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 33, काउंट ग्रिफिन। पिछला। अगला। ओलिविया एजरा और ज़ेन को स्टार हाइट्स के आलीशान गलियारों से ले गई। उनके कदम आलीशान कालीन से दबे हुए थे। वे एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जिस पर गॉथिक डिजाइन और बिजली से लदे ग्रिफिन की छवियां उकेरी गई थीं। ओलिविया ने उसे खोला, जिससे एक प्रवेश कक्ष दिखाई दिया, जो भव्यता से भरपूर था। हॉल बहुत बड़ा था,
जिसकी ऊंची छतें सितारों की तरह चमकते झूमरों से सजी थीं। दीवारों पर खूबसूरत टेपेस्ट्री लगी हुई थीं, जिन पर प्राचीन युद्धों के दृश्य और लाल आंखों वाले पिशाचों के चित्र बने हुए थे। हॉल के दूर छोर पर एक महिला सहायक एक सुंदर डेस्क के पीछे बैठी थी। जब वह काम कर रही थी तो उसके चारों ओर होलो कंप्यूटर चमक रहे थे। ओलिविया आत्मविश्वास से भरी हुई डेस्क के पास पहुंची। हम काउंट ग्रिफिन से मिलना चाहते हैं। सहायक, एक शांत महिला, तीखे नैनंश और तीखी लाल आंखों वाली, एक पल के लिए उन्हें देखती रही। नाम? उत्पत्ति? इजरा मैटन। ओलिविया वाइल्ड। इजरा ने ओलिविया की ओर भौहें उठाईं। क्या यह ओलिविया मैटन नहीं होना चाहिए? जैसा कि तुमने कहा, शादी अभी पूरी नहीं हुई है, ओलिविया ने सिर हिलाया। इसके अलावा, पिशाच आमतौर पर अपना नाम नहीं बदलते। नया लड़का, महिला ने अपना कंप्यूटर चेक करते हुए पूछा। हाँ, जनरल ने पी बटन दबाते हुए उत्तर दिया। मजे करो, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेली। मेरा विश्वास करो, ज़ेन ने धीमे स्वर में कहा, उसके शब्दों में कामुकता झलक रही थी, मैं यही करने की योजना बना रहा हूं। कुछ देर बाद, महिला ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई और उन्हें 2 दरवाजों के एक सेट की ओर ले गई। उसने उन्हें एक अभ्यासपूर्ण ढंग से खोला, जिससे पता चला कि पीछे एक सिंहासन कक्ष जैसा कुछ था। सिंहासन कक्ष शानदार था। ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियां संगमरमर के फर्श पर रंग-बिरंगे पैटर्न बनाती थीं। दीवारों से गहरे लाल रंग के मखमली पर्दे लटके हुए थे और ऊंचे स्तंभ कमरे को घेरे हुए थे, जो शक्ति और भव्यता दोनों का माहौल बना रहे थे। पर्दों पर बिजली की चमक से लदे ग्रिफिन की जानी पहचानी छवियां थीं। दूर छोर पर काउंट ग्रिफिन गहरे रंग की लकड़ी और सोने से बने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी मुद्रा शांत थी, लेकिन उनकी निगाहें तेज और सतर्क थीं। वह आदमी आलसी मनोरंजन के भाव से बैठा था। उसकी गहरी, भेदने वाली लाल आंखें शरारत से चमक रही थीं और उसके होंठ एक जानकार मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसके शांत व्यवहार के बावजूद, उसके चारों ओर अधिकार का एक आभास था जो सम्मान की मांग करता था। उसके गले में एक यंत्र लगा हुआ था, और जब वह बोलता था, तो यह यंत्र ही उसकी यांत्रिक, फिर भी आज्ञाकारी आवाज उत्पन्न करता था। स्वागत है, काउंट ग्रिफिन ने कहा, उसकी खरोंचदार आवाज कमरे में गूंज रही थी। पास आओ, ताकि हम हाथ में मौजूद मामले को सुलझा सकें। सिंहासन के सामने सारा खड़ी थी, उसकी उपस्थिति अद्भुत थी। इजरा उस महिला को देखकर लगभग लड़खड़ा गया, जिसके पास आग की तलवार थी, जिसने काउंट ग्रिफिन के सुरक्षित घर पर सबसे पहले उन पर हमला किया था। उसकी चमकती लाल आंखें और लहराते लाल बाल उसे लगभग अलौकिक रूप दे रहे थे। उसने गहरे लाल रंग के चमचमाते कवच का अपना सुंदर सूट पहना हुआ था, जिससे वह एक दुर्जय योद्धा की तरह दिख रही थी। और वह थी भी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सारा ने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा और फिर एक घुटने पर बैठ गई। मैं न्याय की मांग करती हूं, काउंट ग्रिफिन, उसने कहा, उसकी आवाज दबी हुई क्रोध से कांप रही थी। आपके बैनर तले एक व्यक्ति मारा गया, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूं। आपकी चुप्पी से कोई फायदा नहीं है। तीनों लोग सारा से कुछ कदम दूर सिंहासन के सामने रुक गए। काउंट ग्रिफिन ने उसे शांति से देखा। वैम्पायर के बीच हिंसा की आमतौर पर अनुमति है, उसने शुरू किया, लेकिन जेनेसिस ने एक कॉविन लीडर को मार डाला। वह रुका, उसकी नजर जनरल पर गई। सौभाग्य से, यह एक महिला वैम्पायर थी, न कि एक पुरुष। ज़ेन उदासीन बनी रही, लेकिन इजरा को उसके अंदर से निकल रहे तनाव का एहसास हो गया। यही कारण था कि ज़ेन एक नर पिशाच के पीछे पड़ी थी, है ना? दूसरी ओर, काउंट ग्रिफिन ने कहा, जेनेसिस ने मेरे बैनर के तहत एक नए नर पिशाच को भी सुरक्षित रूप से लाया है। वह थोड़ा पीछे झुका, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। सजा के तौर पर, ज़ेन को मेरी पसंद का एक कठिन काम दिया जाएगा, जिसमें विफल होने की सजा मौत होगी। काउंट ग्रिफिन ने सारा की ओर मुड़कर कहा, क्या यह सजा संतोषजनक है? सारा ने रुककर अपने दांत पीस लिए, उसकी हताशा साफ झलक रही थी। जवाब देने से पहले उसने कुछ बार अपना मुंह खोला। हाँ, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। तो फिर इस मामले का अंत हो गया, काउंट ग्रिफिन ने हाथ हिलाकर उसे खारिज करते हुए कहा। सारा खड़ी थी, उसके शरीर की हर तनाव भरी रेखा में उसका गुस्सा और असंतोष स्पष्ट था। सिंहासन कक्ष से बाहर निकलने से पहले उसने जनरल पर एक आखिरी जहरीली नजर डाली। दरवाजे उसके पीछे एक भारी धमाके के साथ बंद हो गए। ग्रिफिन अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बधाई हो, जेनेसिस और ओलिविया, हमारे समूह में एक नए नर पिशाच को लाने में आपकी सफलता के लिए, उसने कहा, उसकी यांत्रिक आवाज में संतुष्टि की धार थी। मुझे पता था कि तुम दोनों एक ही आदमी के पीछे पड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारे दोनों अनुरोधों पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे मेरे लिए एक नया जागीरदार पाने की संभावना बढ़ गई। वह आगे झुका, उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों सेना में शामिल हो जाओगे। ग्रिफिन की नजर इजरा पर गई, जो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ उसकी नजरों का सामना कर रहा था। खतरे की आशंका से वेलारिन उसके भीतर ही गुर्राया।
वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे, मूल्यांकन का एक मौन आदान प्रदान। अंत में काउंट ग्रिफिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि आप यहां एक संप्रदाय के रूप में पंजीकरण कराने आए हैं, उन्होंने सहज स्वर में कहा। ओलिविया आगे बढ़ी, उसकी आवाज स्थिर थी। हाँ, हम हैं। यह सच है, जनरल ने लापरवाही से कहा, हम सभी ने सुना है कि कैसे आप कबीलों के प्रति उदार हो सकते हैं। ग्रिफिन हंसा, कमरे में कर्कश ध्वनि गूंज उठी। तुमने सही सुना, उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव आने से पहले वह घरघराहट के साथ बोला। यदि कोई नई मंडली बनती है तो आपको जेनेसिस की सजा एक साथ भुगतनी होगी। वह धीरे धीरे आगे झुका। ग्रिफिन ने अपनी आभा को प्रकट करते हुए कमरे में अंतिमता की भावना को भारी रूप से फैलाया। क्या यह स्पष्ट है? एजरा आगे बढ़ा, उसकी पीठ सीधी हो गई। चाहे जो भी सजा हो, हम उसे एक साथ भुगतेंगे। काउंट ग्रिफिन ने सिर हिलाया, एजरा के संकल्प से स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर। बहुत अच्छा। उसने अपने सहायक को बुलाया, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। उन्हें कोवेन पंजीकरण के लिए ले जाओ। जब वे जाने के लिए मुड़े, काउंट ग्रिफिन ने आवाज लगाई, एक और बात। वे रुक गए और उत्सुकतावश उसकी ओर मुड़े। ग्रिफिन काउंटी में आपका स्वागत है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और उनके तीखे नुकीले दांत वहां से भी चमक रहे थे जहां वे खड़े थे। यह कहकर सहायक उन्हें सिंहासन कक्ष से बाहर ले गया। आखिरकार एजरा उनके साथ चला गया। सब खत्म हो गया। उत्पत्ति की परेशानियां खत्म हो गई हैं। उसे सारा का चेहरा याद आ गया। अभी के लिए काउंट सोलोमन जो ओलिविया के पीछे पड़ा है, उसे भी कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए। एक्स अपना मुखौटा पहने हुए इधर उधर नहीं घूमेगा। अब बस काउंट ग्रिफिन की सजा बाकी है। स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 34 दुःस्वप्न न्यायालय के सदस्य। पिछला। अगला। जैसे ही नवगठित दल सिंहासन कक्ष से बाहर निकला, काउंट ग्रिफिन ने उन्हें जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था। जैसे ही दरवाजे उनके पीछे बंद हुए, वह खड़ा हो गया, उसकी हरकतें सहज और सोच समझकर की गईं, और सिंहासन के पीछे के दरवाजे से चला गया। दरवाजा उसके निजी कमरे की ओर जाता था, जो एक तरह का अभयारण्य था, जो समृद्ध, गहरे रंग की लकड़ी और मंद रोशनी से भरा हुआ था। कमरा विभिन्न कलाकृतियों और अवशेषों से सजा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और इतिहास की कहानी कह रहा था। वह दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर हंस पड़ा। उसकी पुरानी मंडली ने 70 साल पहले उसे पाया था। उसने आह भरी। अब वह अकेला बचा था। ग्रिफिन बालकनी की ओर बढ़ा, उसके कदम संयमित और शांत थे। वह सूरज की रोशनी में चला गया, जो दुःस्वप्न न्यायालय के पिशाच के लिए एक दुर्लभ विशेषाधिकार था, और क्षितिज की ओर देखने लगा। सुनहरी किरणें उसे गर्मी से नहला रही थीं, उसकी त्वचा पर लाइट शो की तरह खेल रही थीं। वह संतुष्टि में धीरे से मुस्कुराया। यह उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा था। उस अनंत रात से एक ब्रेक जिसमें वह आमतौर पर रहता था। जैसे ही उसने दूर क्षितिज को देखा, उसके विचार इजरा की ओर मुड़ गए। वह नवजात शिशु के बारे में कुछ महसूस कर सकता था। कुछ ऐसा जो ग्रिफिन के भीतर गहराई से गूंज रहा था। हम मन, उसने गुनगुनाया, ध्वनि डरावनी तरह से गूंज रही थी। उसने कसम खाई कि वह इजरा के अंदर एक पूर्वज अवशेष महसूस कर सकता है। उसके मन में चल रही बातें अचानक एक चमक से बाधित हो गईं, जब एक आकृति कमरे में आई और एक घुटने पर झुककर सम्मानपूर्वक झुकी। मैंने तुम्हें निराश किया, आकृति ने कहा, उसकी आवाज दबी हुई थी, लेकिन निराशा से भरी हुई थी। मुझे पता है, ग्रिफिन मुड़ा, उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। इस बारे में चिंता मत करो, एक्स, उसने सहजता से कहा। हम इजरा के अंदर के राक्षस को हमेशा वापस ला सकते हैं। एक्स ने आश्चर्य से ऊपर देखा, उसका लोहे का मुखौटा रोशनी में मंद चमक रहा था। तुम्हें पता है? मुझे बताओ। ग्रिफिन ने शुरू किया। उन्होंने पेज कैसे खोला? एक्स ने बिना एक भी विवरण छोड़े जो कुछ हुआ था, उसे बताना शुरू किया। ग्रिफिन के चेहरे पर अलग अलग भाव उभरे और फिर वह खुश हो गया। क्या यह सब इतना ही सरल था? वह हंसा। पूर्वज मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता रहता है। और एजरा ने जानवर का खुलासा कैसे किया? मुझे नहीं पता, एक्स ने झुककर कहा। मुझे लगता है कि पेज पर खून शामिल है। यह काफी है, एक्स, ग्रिफिन मुस्कुराया। 200 मिलियन व्यर्थ नहीं थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे हम यह जानकारी बेच सकते हैं। इटाची को वापस भुगतान करना आसान होगा। एक्स ने सीधा होकर कहा, क्या आदेश है, महाराज? ग्रिफिन की मुस्कान और बढ़ गई। एजरा पर नजर रखो। सुनिश्चित करो कि वह हमारी पहुंच में रहे। हमें देखना होगा कि हम चीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक्स ने सिर हिलाया, उसका सिर एक बार फिर झुका। जैसा आप आदेश दें।
इसके साथ ही एक्स उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह आया था और ग्रिफिन को एक बार फिर अकेला छोड़ गया। काउंट ने धीमे स्वर में गुनगुनाना शुरू किया, एक धीमी मधुर धुन जो उस अवशेष के साथ प्रतिध्वनित हुई जिसे उसने अपने पेट में गुनगुनाते हुए महसूस किया था। यह अच्छी बात थी कि वह दुःस्वप्न न्यायालय का हिस्सा था, न कि दिवास्वप्न न्यायालय का। अन्यथा इजरा को अवशेष का आभास हो जाता और वह उसे देखते ही हमला कर देता। ग्रिफिन के विचार 14वें पूर्वज अवशेष की ओर लौट गए। यह अपार शक्ति का स्रोत था जो संतुलन को उसके पक्ष में झुका सकता था। यह तथ्य कि यह अब इजरा जैसे नए अप्रशिक्षित पिशाच के अंदर था, एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों था। इसने इजरा को एक लक्ष्य बना दिया, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े खेल में एक मोहरा। उसे या तो यह सुनिश्चित करना था कि इजरा उसका मोहरा था या उसे बोर्ड से हटा देना था। काउंट की गुनगुनाहट तेज होती गई क्योंकि वह अपनी अगली चालों पर विचार कर रहा था। खेल शुरू हो चुका था और बोर्ड पर हर मोहरे को सावधानी से खेलना था। इजरा और उसकी नई मंडली तो बस शुरुआत थी। अवशेष उसे बुला रहा था और ग्रिफिन ने उत्तर देने का इरादा किया। क्षितिज पर अंतिम नजर डालने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा उसके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो गया। इजरा ने ओलिविया और जेन का अनुसरण किया जब वे कॉवन पंजीकरण प्रक्रिया से गुजर रहे थे। कागजी कार्रवाई आश्चर्यजनक रूप से कुशल थी और जल्द ही वे काउंट ग्रिफिन द्वारा बनाए गए बेड़े से एक होवरकार उधार ले रहे थे। यह चिकना काला वाहन शहर की सड़कों पर सरकता हुआ चल रहा था, इसके इंजन की गड़गड़ाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हर कोई चुप था, पूरी तरह से थका हुआ। दिन भागते दौड़ते, लड़ते झगड़ते या दोनों ही तरह से बीता था। जेन ने रेडियो बटन दबाया और उसे चालू कर दिया। फिर से लगातार तीसरे हफ्ते म्यूजिक टॉप 10 में चौथे नंबर पर हमारे पास गर्ल ग्रुप AXE का गाना आई विल बी योर यूनिकॉर्न है, रेडियो ने सहजता से कहा और फिर एक आकर्षक धुन बजाना शुरू किया जिस पर इजरा और जेन दोनों ही ताल पर सिर हिला रहे थे। ओलिविया चुपचाप गाड़ी चला रही थी। उनकी मंजिल एक नया घर था, एक अपार्टमेंट जो उन्हें खुद काउंट ग्रिफिन ने दिया था। वे एक भूमिगत पार्किंग स्थल में रुके, मंद रोशनी कंक्रीट की दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। तीनों कार से बाहर निकले और लिफ्ट की ओर चले गए जो उन्हें पेंटहाउस स्वीट तक ले गई। घर में प्रवेश करते ही इजरा ने राहत की सांस ली। पेंटहाउस आलीशान था। लिविंग रूम बहुत बड़ा था जिसमें फर्श से लेकर छत तक की खिड़कियां थीं जिनसे शहर के क्षितिज का अद्भुत नजारा दिखाई देता था। सजावट आधुनिक और परिष्कृत थी जिसमें आलीशान सोफे और फर्नीचर इस तरह से व्यवस्थित थे कि आराम और शैली दोनों को अधिकतम किया जा सके। एक कोने में एक भव्य पियानो खड़ा था जिसकी पॉलिश की हुई सतह परिवेशीय प्रकाश में चमक रही थी। इजरा पेंटहाउस में घूमता रहा और वहां मौजूद छोटी छोटी चीजों को देखता रहा जिससे उसे घर जैसा एहसास हुआ। मुलायम कालीन, सुंदर कलाकृतियां और अच्छी तरह से रखे गए लैंप। वह अपने पूरे जीवन में ऐसी जगह पर कभी नहीं गया था, लेकिन उस दिन उसने जो कुछ भी देखा था उससे वह प्रभावित भी नहीं हुआ। वह लिविंग रूम में गया और एक सोफे पर लेट गया, मुलायम तकियों ने उसे आराम से ढक लिया। दिन भर की थकान ने उसे जकड़ लिया और वह तुरंत सो गया। उसका शरीर आलीशान सोफे में और भी गहराई से धंस गया। वह एक गली में मरने से लेकर अपनी खूबसूरत नई पिशाच पत्नियों के साथ रात्रि भोज करने और फिर एक वेधशाला के स्टोर रूम में अपने जीवन के लिए संघर्ष करने तक पहुंच गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुश रहेगा यदि उसे अपने युवा जीवन में कभी किसी से लड़ना न पड़े। जिंदा होना अच्छा लगा। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 35, जब रात का खाना बनाता है। पिछला। अगला। चेतावनी, A18 दृश्य। इजरा सुबह उठा और उसे काफी आराम महसूस हुआ। पेंटहाउस में रोशनी की गर्म चमक के साथ तालमेल बिठाते हुए उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। खुली खिड़कियों से रात का आसमान फैला हुआ था, गहरे मखमल का एक कैनवास जिस पर तारे बिखरे हुए थे। वह सोफे से उठा और खिंचा, उसकी मांसपेशियां गहरी नींद के बाद होने वाली हरकत की सराहना कर रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रसोई घर से एक स्वादिष्ट सुगंध आई जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उत्सुकतावश वह उस सुगंध का पीछा करते हुए रसोई घर में चला गया, जहां उसे एक ऐसा दृश्य दिखा जो देखकर दंग रह गया। जेन एप्रन पहने हुए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाना बना रही थी। इस घरेलू परिदृश्य के साथ उनके सामान्य कठोर व्यवहार का विरोधाभास आश्चर्यजनक था, लेकिन यह इतना चौंकाने वाला नहीं था। बात यह थी कि वह एप्रन के नीचे नग्न थी। हे भगवान! उसकी गांड एकदम सही लग रही थी। गोल और आकर्षक, उसके हर कदम के साथ हिलती थी। उसके कपड़े उतार देने के बाद वह उसके घंटे के आकार के फिगर को देख सकता था। इजरा का लंड यह नजारा देखकर उत्तेजित हो गया। जनरल, इजरा ने कहा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। तुम खाना बना रहे हो? वह ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से यही निकला। जेन ने उसके शब्दों को सुना, उसकी आंखें उसके चेहरे पर खुले मुंह के आश्चर्य को देखकर खुशी से चमक उठीं। वह हंसी,
आवाज असामान्य रूप से हल्की और संक्रामक थी। हाँ, मैं हूं। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, उसने उसे बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा। बैठ जाओ, एजरा। 1 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। अभी भी कुछ हद तक हतप्रभ, एजरा ने आज्ञा का पालन किया, खुद को बड़ी डाइनिंग टेबल के सिरहाने बैठा लिया। ज़ेन रसोई में इधर उधर टहलती रही, अपने कूल्हों को हिलाती रही और अपनी गांड को हिलाती रही। खाना बनने की खुशबू से कमरा भर गया, जिससे उसके पेट में हलचल मच गई। ओलिविया कहाँ है? उसने आश्चर्य के अवशेष को दूर करने की कोशिश करते हुए पूछा। वह अपने कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए पहले ही चली गई, ज़ेन ने सहजता से उत्तर दिया, जबकि वह अपनी तैयारी जारी रखे हुए थी। एजरा ने उसे एक नई जिज्ञासा के साथ देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बना सकती हो, उसने कहा, उसकी आवाज में प्रशंसा का भाव था। ज़ेन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसे एक ऐसी मुस्कान दी जो चिढ़ाने वाली और सेक्सी दोनों थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, उसने पलक झपकाते हुए कहा और एप्रन के ऊपर से अपने स्तन को सहलाया। और मैं उन्हें बाद में तुम्हें दिखाऊंगी। एजरा को उसकी बातों से गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने उसे लसगना की एक प्लेट परोस दी। यह डिश खून से बनी थी, इसकी खुशबू स्वादिष्ट और लजीज दोनों थी। उसने प्लेट को उसके सामने बड़े ही शानदार तरीके से रखा, उसे अपनी पाक कला पर गर्व था। आनंद लो, उसने कहा, पीछे हटकर और उसे उत्सुकता से देखते हुए। एजरा ने कांटा उठाने से पहले अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी। उसने एक निवाला खाया, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और वह स्वाद का मजा ले रहा था। लजानिया बहुत स्वादिष्ट था, बनावट और स्वाद का एकदम सही मिश्रण था, तथा खून ने उसमें एक ऐसी समृद्धि जोड़ दी थी जिसने इस व्यंजन को असाधारण बना दिया था। यह अद्भुत है, जनरल, उन्होंने भोजन के बीच में कहा, वास्तव में प्रभावित होकर। ज़ेन की मुस्कुराहट एक प्रसन्न मुस्कान में बदल गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। यहां से और भी बहुत कुछ है। जब तुम डिनर कर लो, उसने एप्रन को खींचकर फर्श पर गिरा दिया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से दिखाई देने लगा, तुम असली डिनर शुरू कर सकती हो। एजरा जम गया, जनरल को घूरता रहा। उसके स्तन उभरे हुए थे। उसकी पतली कमर ने चौड़े कूल्हों को रास्ता दिया जो एक ऐसे नितंब को सहारा दे रहा था जो दुनिया को घुमा सकता था। उसकी चूत साफ सुथरी थी, जो ठंडी हवा में दिख रही थी। अभी के लिए यह एपेटाइजर है, ज़ेन ने डाइनिंग टेबल के नीचे खिसकने से पहले धीरे से कहा। एजरा अभी भी सदमे में था जब एक हाथ ने उसकी पैंट के कमरबंद को पकड़ लिया। उसने नीचे देखा कि ज़ेन ने अपनी पैंट में हाथ डाला और अपना लिंग बाहर निकाला। उसका लंड आधा खड़ा था। ज़ेन ने उसे निहारने के लिए एक पल लिया। मुझे पता है कि यह कितना बड़ा है, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूं, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे नीचे से ऊपर तक चाटा और हंसी। एजरा ने खुद को स्थिर करने के लिए मेज को पकड़ लिया। ज़ेन खुशी से हंस पड़ी जब उसने लंड को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इतना बड़ा, वह उसके लंड में उभरी नसों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने आंख से आंख मिलाई और उसके लंड के ऊपरी हिस्से को चाटा। मन, उसने गुनगुनाया। उसकी कोमल जीभ उसके लिंग को चाट रही थी। हर बार जब वह अपना मुंह लिंग के तने पर ले जाती, तो लिंग बढ़ने लगता और सख्त होने लगता। वह तब तक ऐसा करती रही जब तक उसका लिंग पूरी तरह से खड़ा नहीं हो गया। उसने अपनी जीभ को लंड के ऊपर घुमाया। एजरा ने महसूस किया कि उसके मुंह की गर्म नमी उसके लंड को ढक रही थी। उसने धीरे धीरे उसे अपने मुंह में लिया, हर गुनगुनाहट के साथ और गहराई में जाती हुई। कुछ ही सेकंड में उसका लंड उसके मुंह में भर गया। वह गुनगुनाने लगी और उसने अपने लंड के सिर पर कंपन महसूस किया। एजरा खुशी से कराह उठी। ज़ेन अच्छा कर रहा था, लेकिन उसने वह सब नहीं लिया जो वह पेश करने वाला था। उसने उसके रेशमी सफेद बालों को पकड़ लिया, उन्हें अपनी उंगलियों में घुमाया, उसकी आंखों से आंखें मिलाई और उसके चेहरे को अपनी जांघों में दबा लिया। उसने महसूस किया कि उसका लिंग उसके गले के तंग घेरे में फिसल रहा है। जैसे ही उसने उसे अंदर लिया, उसकी आंखें खुशी से घूम गईं। उसका गला उसके लिंग के चारों ओर कस गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सुखद झुंझुनी होने लगी। पिशाच से मुख मैथुन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती। एजरा ने उसे वहीं पकड़ रखा था, उसका गला कसता और खोलता रहा, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसने महसूस नहीं किया कि वह उसके अंदर आराम महसूस कर रही है। जब वह धीरे धीरे उसका लिंग बाहर निकालने लगी तो वह घुरघुराने लगा। उसका लिंग उसके मुंह से बाहर आ गया और लार की धार छोड़ गया। मुस्कुराते हुए ज़ेन ने उसका लिंग लिया और उसे धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। उसका मुंह उसके ऊपरी हिस्से को चूस रहा था, जिससे मिश्रण में फिसलन भरी लार भी मिल रही थी। तैयार हो जाओ, एजरा ने कहा, इससे पहले कि वह उसके बालों को पकड़ता और उसके चेहरे को अपने लिंग में उछालना शुरू करता। उसका लिंग उसके गले में अंदर बाहर हो रहा था, वह कराह उठा क्योंकि उसे अपने अंडकोशों में दबाव महसूस होने लगा था। मैं आ रहा हूं, उसने उसके चेहरे को अपनी जगह पर रखा और वीर्य की मोटी धारें उसके गले में छोड़ दी।
भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। उसका लिंग धीरे धीरे उसके मुंह में नरम पड़ने लगा, लेकिन ज़ेन ने उसे चाटना शुरू कर दिया और तब तक चाटता रहा जब तक उसका लिंग एक बार फिर कठोर नहीं हो गया। वह घुटनों के बल खड़ी हो गई और टेबल पर झुक गई, जिससे उसकी आकर्षक गांड दिखाई देने लगी। उसकी चूत से रस उसके पैर पर टपकने लगा। तुम क्या कहते हो इजरा? उसने अपने कूल्हों को हिलाते हुए पूछा। शादी को पूरा करने के बारे में क्या ख्याल है? इजरा ने अपने खड़े लंड को नीचे देखा। ऊपर देखा तो उसकी गीली चूत हिलती हुई गांड से सुरक्षित थी। किसी ने उसे नहीं बताया कि उसे आगे क्या करना है। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 36, 50 शेड्स ऑफ रेड। पिछला, अगला। चेतावनी, A18 दृश्य। इजरा ने अपने सामने के दृश्य की प्रशंसा करने के लिए एक क्षण लिया। ज़ेन की गांड हिल रही थी, उसकी चूत से पापूर्ण तरीके से पानी टपक रहा था। अपने आप को एक त्वरित, निर्णायक संकेत देते हुए उसने अपना ट्रैकसूट उतार दिया और डाइनिंग रूम में नंगा खड़ा हो गया। वह करीब आया और ज़ेन की गांड पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उसके गाल हिलते हुए देखे। उसने आश्चर्य में अपने होंठ चाटे। यह गांड कितनी मुलायम है। उसने उसके नितंबों को पकड़ा, उन्हें दबाया और एक साथ दबाया। वे उसके हाथों में हिल रहे थे, त्वचा रेशम की तरह चिकनी थी। ऐसा करते हुए ज़ेन हंस पड़ा। उसने एक हाथ उठाया और उसे उसके नितंबों पर ले आया। ज़ेन ने कराहते हुए कहा, क्योंकि उसकी गांड हिल रही थी। इजरा ने एक भौं उठाई। हमारे पास यहाँ क्या है? उसने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और उसे नीचे लाया। जोर से। आह! उसने देखा कि वह कराह रही थी। ऐसा नहीं चलेगा। वह मुस्कुराया। क्या तुम अपना असली रूप छिपा रही हो? देखते हैं कि तुम इसे कब तक छिपा पाती हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा, अपने हाथों से दर्द को दूर किया। उसने मेज को और जोर से पकड़ लिया, कराहते हुए अपने होंठ काटे। उसने नीचे पहुंचकर उसकी गीली चूत को रगड़ने से पहले उसे एक बार और थप्पड़ मारा। उसने उसकी सिलवटों को छेड़ा और फिर उसकी भगशेफ पर आकर उसे कुछ झटके दिए। उसने एक हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा, साथ ही उसकी भगशेफ को हल्के से चुटकी भी ली। वह खुशी से हांफने लगी, उसने अपना चेहरा टेबल में दबा लिया। वह उसे पीटते हुए उसकी भगशेफ को छेड़ता रहा। आहन! उसकी कराहें हवा में भर गईं। तुम्हें वह पसंद है? वह गुर्राया। तुम्हें वह पसंद है ना? वह चुप रही। उसने उसके बाल पकड़े और उसका चेहरा उठाया, उसके करीब झुकते हुए उसने उसके नितंबों को मसल दिया। मुझे जवाब दो। उसने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन वह उसकी आंखों में खुशी की धुंध देख सकता था। हाँ, उसने बड़बड़ाया। उसका रस पहले से ही फर्श पर जमा हो रहा था, उसकी उत्तेजना फोरप्ले के साथ बढ़ रही थी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? उसने पूछा। एक हाथ से उसने उसके स्तन को पकड़ा, निप्पल को दबाया और घुमाया, जबकि दूसरा उसके भगशेफ के साथ खेल रहा था। उसने अपनी गांड को उसके क्रॉच पर दबाया, उसका लिंग उसकी गांड के गालों के बीच में फंस गया। उसने कुछ बुदबुदाया और वह उसके करीब झुक गया। जोर से, उसने आदेश दिया, उसे अपने लिंग के खिलाफ रगड़ते हुए महसूस करते हुए। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे पीछे से चोदो, वह हकलाते हुए बोली। मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं। वह पीछे झुक गया और अपने कूल्हों को एक साथ हिलाने लगा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे पीछे से चोदो, वह जोर से कराह उठी। मैं अभी बहुत गीली हूं, मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस करना चाहती हूं। वह पूरी तरह मुस्कुराया। खुशी से, उसने उसकी गांड पर आखिरी थप्पड़ मारा और पीछे झुक गया। ज़ेन ने जल्दी से टेबल साफ की और लसगना की आधी खाई हुई प्लेट को दूर धकेल दिया। लगता है मुझे बेहतर खाना मिल गया है। इजरा ने हंसते हुए उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके दूसरे हाथ ने उसके दर्दनाक कठोर लिंग को पकड़ लिया और उसे उसके प्रवेश द्वार पर दबा दिया। जैसे ही उसका लिंग अंदर गया, उसकी चूत ने एक पापी चुस्की ली। भाड़ में जाओ, उसने कराहते हुए अंदर धक्का दिया, उसकी गर्म चूत को अपने लंड के चारों ओर कसता हुआ महसूस किया। ज़ेन का लिंग जब गहराई तक गया, तब वह कराह उठा, जब तक कि वह उसके अंदर पूरी तरह से समा नहीं गया। जब उसकी चूत के होठों ने उसके लिंग को जकड़ लिया, तो वह कराह उठा, लगभग ऐसा लगा जैसे वह उसे दूध पिलाने के लिए आतुर था। अगर वह एक सामान्य इंसान होती, तो उसे इतनी सहजता महसूस नहीं होती। हा! 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 उसने एक पल के लिए उसके स्तनों को पकड़ लिया, उन्हें अपने हाथों में दबाते हुए वह जोर से कराह उठी। उसने एक पल के लिए उसके कंधे को काट लिया, उसके नुकीले दांत ने उसकी त्वचा को थोड़ा सा छेद दिया। वह उसके नीचे कांप उठी, अपने कूल्हों को हवा में उछालते हुए। उसने इसे अपना संकेत मान लिया। उसने उसकी कमर को पकड़ लिया और धीरे धीरे बाहर खींच लिया जब तक कि सिर्फ उसका लिंग उसकी चूत में रह गया और फिर उसने अपने कूल्हों को उसके अंदर धकेल दिया। उसने अपने कूल्हों को जोर से नीचे खींचा,
उसे अंदर धकेला और एक स्थिर लय स्थापित की। प्लैप 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 प्लैप। उसने उसकी गांड को देखा, हर धक्के के साथ हिलती और लहराती हुई। हर बार जब वह अपना लंड उसके अंदर डालता तो उसके गाल उछलते। उसकी कसी हुई चूत के होंठ उसके लंड को जकड़ लेते थे, जिससे हर बार जब वह धक्का मारता तो उसमें खिंचाव पैदा होता। बकवास बकवास। फक्का, ज़ेन उसे चोदते हुए मंत्र की तरह दोहराता रहा। मेरा गला घोंट दो, उसने विनती की। वह आगे झुका और उसे अपनी बाहों से ऊपर खींच लिया। एक हाथ से उसने उसकी दोनों भुजाओं को कोहनी से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। वह धक्के लगाते हुए घुट रहा था, उसे हर धक्के के साथ कांपता हुआ महसूस हो रहा था। मत रुको, वह चिल्लाई जब उसने उनके कूल्हों को आपस में टकराया। मांस के मांस से टकराने की आवाज पेंटहाउस के चारों ओर गूंज रही थी। मत रुको। एजरा ने उसकी बात मान ली, उसके कंधों पर प्यार के निशान बना दिए। जब उनके कूल्हे आपस में टकरा रहे थे, तो ज़ेन हर धक्के के साथ पीछे की ओर धक्का दे रहा था। उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके कमर के आसपास से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल रही है। और जिस तरह से ज़ेन ने बेतरतीब ढंग से चिल्लाया, उससे उसे पता चल गया कि वह भी इसे अपने भीतर महसूस कर सकती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर की हर कोशिका जीवंत हो रही हो, एक नए जोश के साथ जाग रही हो। एजरा जीवंत हो उठा, उसने अपने धक्कों की लय बढ़ा दी, उसके कूल्हे पूरी ताकत से नीचे की ओर पटकने लगे। हाँ, यह अनुभूति बढ़ती गई, हर गुजरते पल के साथ तीव्र होती गई। एजरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने नसों में बह रही जीवन शक्ति के प्रवाह को पूरी तरह से अनुभव किया। यह एक सुखद, लगभग मादक एहसास था, जैसे कि उसके अंदर से एक गर्म, सुखदायक धारा बह रही हो। उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं, फिर भी साथ ही साथ वह अधिक मजबूत और अधिक प्रतिक्रियाशील महसूस कर रहा था, जैसे कि वह ऊंची इमारतों को छलांग लगा सकता था या बिना थके मीलों तक दौड़ सकता था। पिताजी को नमस्ते कहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वह पीछे से उसके अंदर घुस रहा था। उसके कूल्हे उसकी गांड को विस्मृत कर रहे थे। हर आवाज, हर गंध, उसके आसपास की हवा में हर हल्का बदलाव ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा जीवंत था। दुनिया धीमी होती दिख रही थी, हर विवरण स्पष्ट रूप से ध्यान में आ रहा था। उसकी आंखें उस पर ध्यान दे रही थीं, जब वह जोर से सांस ले रही थी, उसके स्तन उछल रहे थे और उसकी गांड हिल रही थी। वह बाहर शहर की धीमी धीमी गूंज सुन सकता था तथा खुली खिड़कियों से आती हवा के पर्दों की हल्की सी सरसराहट भी सुन सकता था। उसकी त्वचा में झुंझुनी हुई, जैसे उसे अपने भीतर एक परिचित विस्फोट महसूस हो रहा हो। मैं सह रही हूं, ज़ेन ने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि उसकी चूत उसके लंड के चारों ओर कस गई थी। उसके घुटने मुड़ गए और वह लंगड़ा गई क्योंकि उसका संभोग उसके माध्यम से बह गया। उसकी लाल आंखें उसके सिर के पीछे घूम रही थीं। एजरा ने तब भी पंप करना जारी रखा जब उसकी गेंदों ने अपना भार छोड़ा। वीर्य उसकी चूत में उछल रहा था। वह करा उठा, उसकी चूत में दूध घुसने के साथ ही उसकी आवाज धीमी हो गई। एक पापी पॉप के साथ उसका लिंग बाहर निकल गया, जिससे उसका वीर्य उसके पैरों पर टपकने लगा। वह हंफने लगा और अपने काम का जायजा लेने के लिए एक कदम पीछे हट गया। उसके शरीर की हर कोशिका में जोश भर गया। ज़ेन टेबल पर लेट गई, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वह हंफ रही थी, उसकी आंखें टेढ़ी थीं। उसकी खूबसूरत गांड हवा में आलस से लहरा रही थी, अभी भी पहले की तरह आकर्षक लग रही थी। मेरा, वह खुद पर मुस्कुराया। हमेशा के लिए मेरा। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 37, आकस्मिक राजकुमार। पिछला। अगला। फर्स्ट सिटी रात में थके हुए यात्री की तरह सो गया। एजरा सोफे पर लेटा हुआ था, उसके होठों पर मुस्कान थी और उसके सामने टीवी चल रहा था। जीवन अच्छा है। पेंटहाउस का आराम, पिछले दिन की अराजकता और खतरे के विपरीत एक स्वागत योग्य विपरीत था। उसने दरवाजा खुलते ही नजर घुमाई और ओलिविया अंदर आई। उसने लंबे कोट के नीचे टर्टलनेक स्वेटर पहना हुआ था। वह सुंदर और शांत दिख रही थी, उसकी उपस्थिति कमरे में शांति का एहसास जोड़ रही थी। अरे, ओलिविया, उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। घर में स्वागत है। अरे, ओलिविया ने जवाब दिया, उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। जनरल कहाँ है? उसके बेडरूम से ज़ेन की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। कुछ देर बाद वह तौलिया लपेटे हुए बाहर आई, उसके बाल हाल ही में नहाने से गीले थे। ओलिविया ने एक भौं उठाई और दृश्य को देखकर थोड़ा मनोरंजन किया, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हमें आज रात 2 काम करने हैं। सबसे पहले, हमें एजरा की चीजें उसके पुराने घर से लाने की जरूरत है। उसके जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र। भले ही वह अब एक पिशाच हो, लेकिन वह अभी भी एजरा मैटन है। ग्रिड से बाहर जाना उतना आसान नहीं है जितना कि प्रोजेनेटर के समय में था। और दूसरा, एजरा ने पूछा। दूसरा, हमें खरीदारी के लिए जाना है। या ये, जनरल ने खुशी से कहा।
मुझे दूसरों का पैसा खर्च करना पसंद है। यह मेरा पैसा नहीं है। यह वह पैसा है जो काउंट ग्रिफिन ने हमें बसने के लिए दिया था। एजरा ने अपने ट्रैकसूट की ओर देखा, वही जिसे वह तब से पहन रहा था जब से वह बड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि तुम सही हो। अपने जीवन के लिए संघर्ष करने के बीच मुझे कपड़े बदलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। ज़ेन अब दरवाजे के फ्रेम से टिककर मुस्कुराया। तुम दोनों एजरा के पुराने अपार्टमेंट में जाओ। मैं शॉपिंग सेंटर में तुमसे मिलूंगा। एजरा और ओलिविया ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। वे पेंट हाउस से निकलकर भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर बढ़े, जहां ओलिविया की बरामद कार इंतजार कर रही थी। एजरा के पुराने अपार्टमेंट की ओर ड्राइव शांत थी, सड़कें स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक में नहा रही थीं और कभी कभार होवरकार गुजरती थी। गाड़ी चलाते समय ओलिविया ने एजरा की ओर देखा। अब हमारे पास शांति का एक पल है। चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ। चूंकि आप एक नए पिशाच हैं और मैं आपका टर्नर हूं, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पिशाच कानूनों, शिष्टाचार और उत्तरजीविता कौशल के बारे में शिक्षित करूं। एजरा ने उसके शब्दों की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं पहले ही बता सकता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब भी कोई ऐसी बात करता है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, तो मैं बेवकूफ की तरह दिखता हूं। ओलिविया मुस्कुराई, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। चूंकि हम मनुष्यों के साथ घुल मिल रहे हैं, इसलिए हम कुछ सरल से शुरू करेंगे। उसने आगे ध्यान केंद्रित किया और एजरा ने मंत्रमुग्ध होकर देखा, क्योंकि उसकी आंखें अपने सामान्य पिशाच लाल से गहरे मानवीय नीले रंग में बदल गईं। एजरा को अपनी आंखों पर जीवन शक्ति की एक परत महसूस हो रही थी। यह आकर्षण है। अपनी आंखों का रंग बदलना एक पिशाच के लिए जरूरी बुनियादी कौशलों में से एक है। आंखों को छोड़कर हर दूसरी चीज को समझाया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पिशाच कौशल भी है, क्योंकि यह हमें गोपनीयता के नियम का पालन करने में मदद करता है। गोपनीयता का नियम। पिशाचों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना मृत्युदंड की सजा के समान है। एजरा ने उसकी आंखों को देखा। उस पर महसूस की जा सकने वाली जीवंतता के अलावा वह यह नहीं बता पाता कि यह एक आकर्षण था। यह प्रभावशाली है, उसने स्वीकार किया। पिशाच अस्तित्व की जटिलताओं के लिए एक नई प्रशंसा उसके दिमाग में बन रही थी। ओलिविया एजरा की ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सभी पिशाच अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते हैं, क्योंकि वे गिरगिट का टैटू अपने पहले पिशाच टैटू के रूप में बनवाते हैं। एजरा को ज़ेन के धड़ पर देखा गया खूबसूरत रंग बदलने वाला गिरगिट टैटू याद आ गया। यह टैटू क्या करता है? गिरगिट टैटू में भौतिक रंगों को वास्तविकता में प्रकट करने की क्षमता होती है। इन रंगों का उपयोग छिपाने या रोकने के लिए किया जा सकता है। यह गिरगिट टैटू ही है जिसका उपयोग सभी पिशाच अपने काले क्षेत्र बनाने के लिए करते हैं। एजरा ने भौहें उठाईं। लेकिन मैंने वह टैटू नहीं बनवाया, है ना? ओलिविया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आपने इसके बजाय प्रोजेनिटर ड्रैगन टैटू बनवाया है। यह एक शक्तिशाली अवशेष है, लेकिन यह आपको खुद को छिपाने की अनुमति नहीं देता है। अभी के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। उसने उसे एक जोड़ी धूप का चश्मा दिया। एजरा ने धूप का चश्मा लिया, उसे पहनने से पहले एक पल के लिए जांचा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था, जैसे कि धूप का चश्मा बस एक पतला पर्दा था जो उसकी दृष्टि को मुश्किल से प्रभावित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात और अंधेरे का उसकी बढ़ी हुई दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं था। बहुत बढ़िया, वह खिड़की से बाहर शहर के नज़ारे को देखते हुए बुदबुदाया। तो मुझे और टैटू बनवाने के लिए क्या करना होगा? ओलिविया के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। तुम बिना किसी ठोस आधार के सीखने की कोशिश कर रहे हो, एजरा। मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें पहले बुनियादी बातें समझनी होंगी। एजरा ने सिर हिलाया। ठीक है। मेरा पहला पाठ क्या है? वैम्पायर पदानुक्रम, ओलिविया ने शुरू किया। उसका स्वर अधिक निर्देशात्मक हो गया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप हमारे समाज में कहाँ फिट बैठते हैं। उन्होंने आगे कहा, पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर विषय हैं। ये सामान्य पिशाच हैं जिन्हें किसी संप्रदाय या किसी उच्च संरचना में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। सभी पिशाच एक विषय के रूप में शुरू होते हैं। विषय एक संप्रदाय बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। उन्हें एक गिनती के तहत पंजीकृत होना चाहिए। फिर कॉविन्स आते हैं, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। कॉविन्स एक नर पिशाच के इर्द गिर्द बनते हैं, जैसे कि तुम। वे छोटे छोटे समूह होते हैं जो शक्ति और संसाधनों को साझा करते हैं। हमने तुम्हारे साथ यही तय किया है। एजरा ने सिर हिलाया और साथ चलने लगा। और कोविन्स के ऊपर? काउंट्स, ओलिविया ने जवाब दिया। काउंट्स एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर कई कोविन्स की देखरेख करते हैं। वे स्थानीय गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और अपने क्षेत्रों के भीतर विवादों को संभालते हैं। काउंट ग्रिफिन, जिनसे आप मिल चुके हैं,
इसका एक उदाहरण है। काउंट्स से ऊपर सिटी लॉर्ड्स हैं, उसने आगे कहा। वे पूरे शहरों और आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, जो अपने शहरों में सभी पिशाचों और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। अगले नंबर पर बुजुर्ग हैं, उसने कहा। उसका स्वर और भी सम्मानजनक होता जा रहा था। बुजुर्ग 5 पिशाच हैं जो परिषद में बैठते हैं। वे शायद ही कभी रोजमर्रा के कामों में शामिल होते हैं, लेकिन उनका बहुत सम्मान किया जाता है और वे पिशाच समाज को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर हमारे पास कुलीन लोग हैं, ओलिविया ने रुककर कहा। कुलीनता पिशाच समाज में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक वर्ग नहीं है, लेकिन यह मौजूद है। कुलीन वे पिशाच होते हैं जो पिशाच के पूर्वज से विरासत प्राप्त करते हैं। एजरा ने जानकारी को आत्मसात कर लिया। जब आप विरासत कहते हैं तो आपका मतलब है एक अवशेष, पूर्वज द्वारा निर्मित कोई भी अवशेष। एजरा चुप रहा। इसका मतलब है वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और चुप हो गया। हाँ, ओलिविया ने एक बार सिर हिलाया। आप एक कुलीन व्यक्ति हैं। अब आप राजकुमार एजरा हैं। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 38, पिशाच राजतंत्र। पिछला। अगला। एजरा वहीं बैठा यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अब वह एक राजकुमार है। उसके दिमाग में इसके निहितार्थ घूम रहे थे। वह रुक गया। उसे यह भी नहीं पता था कि पिशाच राजकुमार होने का क्या मतलब है। क्या उसे परिषद से लड़ने की उम्मीद थी या कुछ और? भगवान, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अगर पिशाच समाज का नेतृत्व करने के लिए 5 पिशाच चुने गए, तो उन्हें सबसे मजबूत होना चाहिए। यदि पिशाच होने से उसने कुछ सीखा था, तो वह यह कि शक्ति ही एकमात्र निरपेक्ष है। राजकुमार एजरा। यह रोबोट कठपुतली शो जैसा लग रहा था। इसका क्या मतलब है? ओलिविया ने उसकी ओर देखा। मैं अब एक राजकुमार हूं। राजकुमार होने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, ओलिविया सड़क की ओर मुड़ी। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुलीनता पिशाच समाज में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक वर्ग नहीं है। हालांकि बहुत से लोग चाहते हैं कि यह ऐसा हो। तो यह सिर्फ एक सुंदर शीर्षक है? नहीं, यह सिर्फ एक उपाधि से ज्यादा है। राजकुमार होने का मतलब है कि आप शक्तिशाली हैं। कम से कम एक काउंट जितना शक्तिशाली। कम से कम। यह देखते हुए कि आपने अभी अभी वेलारिन को अवशोषित किया है, आपको अनुभवी काउंट के खिलाफ अभी भी परेशानी होगी, लेकिन अंततः आप सिटी लॉर्ड्स के बराबर खड़े हो सकेंगे। इजरा स्तब्ध होकर बैठ गया। वह पहले ही देख चुका था कि साधारण लोग कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। नगर के स्वामी? उसका दिमाग यह समझने में संघर्ष कर रहा था कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। उसके पास तुलना के लिए कोई पैमाना भी नहीं था। राजकुमार होने का अर्थ यह भी है कि यदि पिशाच राजतंत्र को पुनः सत्ता में लाया जाता है, तो आप सिंहासन के लिए पात्र होंगे। रुको, क्या? इजरा चौंक कर उठ बैठा और लगभग विंडशील्ड पर हाथ मारते हुए बोला। पिशाच समाज में सब कुछ अच्छा और सुंदर नहीं है। हमारे पास राजशाहीवादी हैं जो पिशाच हैं और मौत की लहर से पहले के दिनों में वापस लौटना चाहते हैं। ओलिविया ने स्टीयरिंग व्हील पर टैप किया, जिससे शहर के नक्शे का होलोग्राम सामने आया। चूंकि पूर्वजों की वंशावली समय के साथ खो गई है, इसलिए केवल उन लोगों के पास ही सिंहासन पर वैध दावा है जिनके पास अवशेष हैं। राजतंत्रवादियों के पसंदीदा वर्तमान में राजकुमार आर्थर और राजकुमार कैस्पियन हैं। परिषद असहमति के किसी भी कदम के लिए उन पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है। एजरा ने इस बारे में सोचा। अगर राजशाही वापस आ गई, तो क्या इसका मतलब युद्ध नहीं होगा? मूल रूप से, हाँ, ओलिविया ने सिर हिलाया। एक से ज्यादा कुलीन लोग हैं और हर कुलीन का सिंहासन पर बराबर का अधिकार है। कोई भी किसी और को वह सिंहासन नहीं लेने देगा जो उसका हो सकता है। उसने नक्शा देखा और उसे खारिज कर दिया। इस बात पर ध्यान दें, जब तक आप इटाची याइबा की आंखों में देखकर उसे भगा न दें, तब तक किसी को न बताएं कि आप राजकुमार हैं। इजरा वापस बैठ गया, अपनी नई स्थिति पर विचार कर रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जाती। उसने इसकी कल्पना की। वह खुद एक विशाल सिंहासन कक्ष में बैठा है, जो काउंट ग्रिफिन के सिंहासन कक्ष से अलग नहीं है। पिशाच उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। पूरी दुनिया उसके कब्जे में है। यह एक अच्छी छवि है। चुनौती के बारे में सोचते ही उसका खून धीरे धीरे गाने लगा। यहां तक कि वेलेरिन भी अपनी नींद के बीच में स्वीकृति में गुर्राया। शायद, बस शायद। अपने पुराने अपार्टमेंट की ओर जाते हुए वह शांत था। यह शांति उसके विचारों से भरी हुई थी। वह कभी कभी ओलिविया की ओर देखता था, जो अपने ही विचारों में डूबी हुई लग रही थी। जब वे अंततः उसके पुराने अपार्टमेंट के सामने पहुंचे, तो इजरा ने चुप्पी तोड़ते हुए ठहाका लगाया।
यह एक ही समय में मजेदार और डरावना है, उसने परिचित इमारत की ओर देखते हुए कहा। तुम और ज़ेन मेरा पीछा कर रहे थे और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। उदाहरण के लिए, तुम मेरे घर का पता जानते हो। ओलिविया चुप रही, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। एजरा होवरकार से बाहर निकला और लाल ईंटों वाली इमारत के सामने खड़ा हो गया। यह एक साधारण इमारत थी, इसकी ईंटें समय और तत्वों के कारण खराब हो गई थी। इमारत में उम्र और इतिहास का एहसास था, एक ऐसी जगह जिसने अपनी दीवारों के भीतर अनगिनत जीवन और कहानियां देखी थी। मेरा प्यारा घर। वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जानी पहचानी सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर गया। हर कदम पर उसके जीवन की यादें गूंज रही थीं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह रुक गया। क्या तुम्हारे पास चाबी नहीं होगी? उसने ओलिविया से पूछा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी चाबी खो दी है। ओलिविया ने ताले पर हाथ रखा और दरवाजा खुलने से पहले आवाज की आवाज आई। एजरा ने दरवाजा धक्का दिया और वह चरमराहट के साथ खुल गया। धन्यवाद। एजरा अंदर चला गया और छोटी सी, अव्यवस्थित जगह को देखने लगा। अपार्टमेंट व्यक्तिगत स्मृति चिन्हों से भरा हुआ था, प्रत्येक वस्तु एक स्मृति को समेटे हुए थी। यह वह लैंप था जिसे उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान देर रात पढ़ने के लिए खरीदा था। यह वह गलीचा था जिसे उसने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड के साथ खरीदा था। वह उसके स्तनों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसी होगी। वह रुका और यहां बिताए गए दिनों को याद करने लगा। देर रात तक पढ़ाई करना, सोफे पर आराम से बिताए गए वीकेंड, काम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजना और वह शांत एकांत जिसे वह कभी संजोकर रखता था। ओलिविया की आवाज ने उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। अपनी जरूरत की सारी चीजें पैक कर लो। एजरा ने सिर हिलाया और अपनी जरूरी चीजें एक सूटकेस में पैक करना शुरू कर दिया। कपड़े, दस्तावेज, कुछ कीमती सामान। ये सब आसानी से फिट हो गए। उसने अपनी पहचान और दस्तावेज बदल लिए थे, जो एमिली के चोरी हो जाने के बाद उसके पास थे। कौन जानता है कि अगर उसके पास अभी भी ये चीजें होती तो वह उनका क्या इस्तेमाल करती? शायद ज्यादा कर्ज। वह खुद पर हंसा। जब वह काम कर रहा था, ओलिविया खिड़की के पास आराम से खड़ी होकर बाहरी दुनिया को इतनी गहनता से देख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह जितनी दिखाई दे रही थी, उससे कहीं अधिक सतर्क थी। उसने अपना सूटकेस बंद किया और फिर रुक गया, क्योंकि उसे दालान से आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी इस तरह से अंदर घुसा जैसे कि वह इस जगह का मालिक हो। उसके पीछे 3 गुंडे थे। घुसपैठिया लंबा और चौड़े कंधों वाला था, उसके जबड़े तराशे हुए थे और आंखें तीखी थीं। उसके बाल पीछे की ओर खिंचे हुए थे और उसने एक साधारण सफेद टी-शर्ट के ऊपर एक महंगी दिखने वाली चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उसका पूरा व्यवहार अहंकार और खतरे से भरा हुआ था। एजरा ने उसे पहचान लिया। एड्रॉन केन, 3X गैंग का सदस्य, हथियार खरीद में विशेषज्ञ और क्रूर लोन शार्क। वे उस कंपनी के मालिक थे जिससे एमिली ने उधार लिया था। एड्रॉन ने एजरा को देखा और भौहें सिकोड़ लीं, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ रही थी। आखिर रात में धूप का चश्मा कौन पहनता है? मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 39, बस एक और दिन। पिछला। अगला। ओलिविया ने कमरे के कोने में स्वयं को सफेद धुंध में लपेट लिया, जो छायाओं के साथ सहजता से घुल मिल गई। एड्रियन ने कमरे में नजर दौड़ाई लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसकी नजर एजरा के बगल में रखे सूटकेस पर पड़ी और वह मंद मंद हंसने लगा। लगता है हम ठीक समय पर आ गए, उसने कहा, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। मुझे लगता है कि तुम हमारे पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे थे। एजरा ने ओलिविया की ओर देखते हुए आह भरी। तुम्हें पता था कि वे आ रहे हैं, है ना? बदमाशों ने एजरा की निगाहों का पीछा किया, उन्हें खाली जगह के अलावा कुछ नहीं दिखा। वे उसकी ओर मुड़े, उनके बीच हंसी फूट पड़ी। वह किससे बात कर रहा है? उनमें से एक ने मजाक उड़ाया। यार का सिर टूट गया है। शायद वह हमें अपना कर्ज भुलाने के लिए कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, दूसरे ने सुझाव दिया। वह इस महीने का भुगतान नहीं करना चाहता है। हेड्रियन ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। ओलिविया की आवाज, जो कि बमुश्किल फुसफुसाहट थी, एजरा के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची, उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण। हाँ, मुझे पता था कि वे आ रहे थे। यह एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि आप गोपनीयता के नियम का पालन करते हुए मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। एजरा ने हार मानकर सिर हिलाया। गुंडों की ओर मुड़ते हुए, उसने एक वकील के रूप में अपने अनुभव का हवाला दिया, ताकि उन्हें समझा सके। सुनो, मुझे पता है कि यह कैसा दिखता है, उसने आसपास के माहौल को इंगित करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। सूटकेस पैक और तैयार है। लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बस मुझे एक और दिन दो। मैं आपके पैसे ले सकता हूं। बस एक दिन और। एड्रियन की हंसी छोटे से अपार्टमेंट में गूंज रही थी,
जिससे जगह में आसन्न हिंसा का भाव भर गया। तुम बस भागने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इजरा ने उनके साथ तर्क करने की निरर्थकता को देखकर आह भरी। ये लोग कठोर थे, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बल का प्रयोग करने के आदी थे। अब केवल एक ही विकल्प बचा है। इजरा ने अपनी गर्दन हिलाई, जो एक इंसान के तौर पर उसकी आदत थी जब वह किसी मुश्किल काम के लिए तैयार होता था। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे तुम समझ सको। इजरा के आगे बढ़ने पर कमरे में तनाव की स्थिति बन गई, उसका व्यवहार निष्क्रिय से दृढ़ निश्चयी हो गया। उसे लगा कि ओलिविया उसे देख रही है और वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम साउथ साइड में इंसानों के साथ कैसे पेश आते हैं। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। एक के खिलाफ 3। अपने कथित लाभ से उत्साहित होकर उन्होंने इजरा की मुद्रा में सूक्ष्म परिवर्तन को नोटिस नहीं किया। ठीक है, श्रीमान वकील, हेड्रियन ने ताना मारते हुए कहा, आइए देखें कि आपके पास क्या है। इजरा ने अपना सिर झुकाया और अपने विकल्पों पर विचार किया। उसे इन लोगों को बिना गोपनीयता के कानून को तोड़े वश में करना था, जिसका मतलब था कि उनके सामने कोई पिशाच चाल नहीं चलनी थी। यह एक मानवीय विवाद की तरह दिखना था, जिसे वह बिना बताए जीत सकता था। एक आखिरी मौका, इजरा ने कहा, उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। अभी चले जाओ और हम किसी भी अप्रिय स्थिति से बच सकते हैं, देखा, ओलिविया? मैंने उन्हें पीछे हटने का हर मौका दिया। हेड्रियन फिर से हंसा और पास आकर बोला, अप्रियता? तुम ही हो जो बहुत दुख में पड़ने वाली हो। इजरा ने आगे बढ़कर एक जोरदार प्रहार किया, जल्दी से अपनी गति और ताकत को मानव स्तर तक कम करना याद रखा। उसका मुक्का सीधे हेड्रियन के इनकी नाक से टकराया, छोटे से अपार्टमेंट में एक भयानक क्रंच गूंज उठा। खून की बौछार हुई और हेड्रियन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, अपनी नाक को पकड़ लिया जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसने उलझन में कहा। उसने अपना हाथ हटाया और उसे देखा, उस पर खून लगा हुआ था। इजरा, तुम्हें इसका पछतावा होगा, हेड्रियन ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज उसकी टूटी हुई नाक से बहते खून से दब गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इजरा ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक मुक्केबाज की मुद्रा अपनाई, मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए, अपरिहार्य के लिए तैयार। एड्रियन के पीछे खड़े 3 गुंडे एक पल के लिए झिझके, एक दूसरे को देखने से पहले गुस्से और बहादुरी के मिश्रण के साथ इजरा पर झपट पड़े। पहले बदमाश ने इजरा के चेहरे पर मुक्का मारा। इजरा ने मुक्का मारा और बदमाश की पसलियों पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी मुक्का की आवाज गूंज उठी। बदमाश दर्द से कराह उठा और दुगना हो गया। बिना रुके इजरा ने उस आदमी की बाह पकड़ी और उसे उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया, जिससे वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। दूसरा बदमाश बगल से आया और इजरा के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। इजरा ने आलस से अपने अग्रबाहु से मुक्का रोका और बदमाश के जबड़े पर सटीक वार किया। बदमाश लड़खड़ाकर पीछे हट गया, स्तब्ध रह गया और इजरा ने उसके पेट पर घुटना मारा, जिससे उसकी सांस फूल गई। बदमाश गिर पड़ा, उसने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। तीसरा ठग ज्यादा सावधान था, उसने इजरा को सावधान निगाहों से घेर रखा था। उसने पहले बाएं, फिर दाएं, रास्ता ढूंढने की कोशिश की। इजरा ने इंतजार किया, उसकी हरकतें संतुलित और शांत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ठग धीमी गति से चल रहा हो। तुम जो भी करोगे, मैं देख लूंगा, इसलिए भगवान के लिए बस एक पक्ष चुन लो। जब ठग ने आखिरकार मुक्का मारा, तो इजरा ने एक तरफ हटकर उसका हाथ पकड़ लिया और ठग की गति का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने कंधे के ऊपर से पलट दिया। ठग का चेहरा पहले जमीन पर गिरा, जिससे वह बेहोश हो गया। इजरा ने अपना ध्यान वापस हेड्रियन की ओर लगाया, जो अब इतना होश में आ चुका था कि चाकू निकाल सकता था। ब्लेड मंद रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रहा था और हेड्रियन की आंखें क्रोध से भर गई थीं। तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो, है ना? हेड्रियन ने कहा, उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। इजरा चुप रहा और देखता रहा कि हेड्रियन चाकू लेकर उस पर झपटा। वह रास्ते से हट गया, ब्लेड हवा में उस जगह पर जा लगा जहां उसका सिर था। मौके का फायदा उठाते हुए इजरा ने हेड्रियन के पेट पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह घुटनों के बल गिर गया। एड्रियन का गला रुक गया और वह आगे की ओर गिर पड़ा और फर्श पर उल्टी करने लगा। इजरा ने हेड्रियन के बाल पकड़े, उसका सिर पीछे की ओर खींचा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई, एक और वार करने के लिए तैयार, लेकिन रुक गया। एड्रियन की उखड़ी हुई सांसों और बाहर शहर की धीमी आवाजों को छोड़कर अपार्टमेंट में सन्नाटा था। इजरा को ओलिविया की नजरें उस पर महसूस हो रही थीं, जो उसे उस पतली रेखा पर चलने की मूक याद दिला रही थी। एड्रियन ने कुछ समझ में आने वाले शब्द बोले। जैसा मैंने कहा, इजरा की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। मुझे 1 दिन और 2। इसके साथ ही उसने आखिरी मुक्का मारा और हेड्रियन को बेहोश कर दिया। ठग बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। इजरा एक पल के लिए उसके ऊपर खड़ा रहा। उसने निराशा में भौहें सिकोड़ी। यह बहुत आसान था।
वैलेरिन ने सहमति में गुर्राहट की। यह एक बच्चे से कैंडी छीनने जैसा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथों को जोर से झाड़ा, मानो टकराव को टाल रहा हो। किया और धूल भरा। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 40, नियंत्रण में सबक। पिछला। अगला। ओलिविया ने आह भरी, जैसे ही उसके चारों ओर का कोहरा छंटा। वह आगे बढ़ी, अपने बूट से हेड्रियन को धक्का दिया। उसकी आंखें एजरा से मिलीं और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम टेस्ट में फेल हो गए, एजरा। एजरा का आश्चर्य स्पष्ट था। क्या? क्यों? मैंने बिना कुछ बताए उन्हें संभाल लिया। क्या गड़बड़ है? ओलिविया के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ रही। मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय आपको एक अनौपचारिक नियम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पिशाच के रूप में आपका पहला हथियार आपकी आभा है। अगर आभा काम नहीं कर पाती है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसकी आभा। एजरा ने अपने पैरों के पास गिरे हुए गुंडों की ओर देखा और शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। एक मिनट रुको, एजरा ने चौंकते हुए कहा। क्या वे आभा को महसूस नहीं करेंगे? हाँ, वे ऐसा करेंगे, लेकिन उसी तरह नहीं जैसे एक पिशाच महसूस करता है। ओलिविया ने सिर हिलाया। देखो और सीखो। उसने हेड्रियन की छाती पर हाथ रखा और वह आदमी चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें भ्रम और भय से चौड़ी हो गईं। ओलिविया ने अपनी आभा को प्रकट किया। हवा में आदेश की एक स्पष्ट भावना भर गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण उसकी इच्छा के अनुसार झुक गया हो। आप कौन हैं? एड्रियन हकलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलिविया ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में उसकी आभा समा गई थी। ऐसा नहीं है? हाँ, तुम अच्छे आदमी हो ना? मुझे ऐसा लगता है। हेड्रियन भ्रमित था और अनिश्चित लग रहा था। हाँ, तुम हो। ओलिविया ने हेड्रियन की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया, उसे अपनी नजरों से मिलने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखें उसकी आंखों में घुस गईं और उसकी आवाज धीमी, आज्ञाकारी फुसफुसाहट थी। एजरा को अपना मासिक भुगतान करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। एड्रियन की आंखें चमक उठीं जब उसने उसका आदेश दोहराया। उसकी आवाज सपाट और आज्ञाकारी थी। मासिक किश्त चुकाने के लिए 1 सप्ताह। ओलिविया ने उसे छोड़ दिया और वह पुनः बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, मानो डोरियां कट गई हों। एजरा की ओर मुड़ते हुए ओलिविया की आंखों में सख्ती और प्रोत्साहन का मिश्रण था। यह तुम्हारे लिए अभी उतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम लड़ने के बजाय ऐसा कर सकते थे। एजरा ने सबक सीखते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। लड़ाई झगड़े से सिर्फ ध्यान आकर्षित होता है। बिल्कुल, ओलिविया ने पुष्टि की। एक पिशाच को हमेशा पता होना चाहिए कि कब ध्यान आकर्षित नहीं करना है। यह सिर्फ ताकत या गति के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण और सूक्ष्मता के बारे में है। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसके कदम आत्मविश्वास और आश्वस्तता से भरे थे। चलो चलें। हमें और भी काम करना है। एजरा ने अपना सूटकेस उठाया और आखिरी बार उस गंदगी पर नजर डाली जो उसने पीछे छोड़ी थी। हम हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। रात की हवा ठंडी और ताज़ा थी जब वे बाहर निकले। ओलिविया होवरकार की ओर आगे बढ़ी और एजरा उसके पीछे पीछे चला गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि ऑरा कितना उपयोगी लग रहा था। आभा की शक्ति बहुत बड़ी थी, एक ऐसा उपकरण जो बिना खून की एक बूंद बहाए आदेश और नियंत्रण दे सकता था। एजरा ने आह भरी। मुझे चुप और सूक्ष्म रहना सीखना होगा क्योंकि मानो या न मानो, यह निर्विवाद रूप से प्रभावी है। जैसे ही वे अपने पुराने अपार्टमेंट से दूर चले गए, एजरा दृढ़ संकल्प की नई भावना के साथ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। वह सीख रहा था और ओलिविया के मार्गदर्शन के साथ वह पिशाच बन जाएगा जो वह बनना चाहता था। उसका दिमाग एक खास छवि पर घूम गया। वह एक सिंहासन पर था। वह मुस्कुराया। शहर की रोशनी उनके सामने धुंधली हो गई और भविष्य सामने फैल गया, चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ। एक एक करके, एजरा। एक एक करके। ओलिविया ने टी-मैक्स बिल्डिंग के पार्किंग स्थल में कार रोकी और उसकी सुंदर होवरकार आसानी से रुक गई। एजरा और ओलिविया उतरे। ठंडी रात की हवा उनके चेहरों को छू रही थी। शहर की गूंज ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनका ध्यान तुरंत इंजन की गर्जना की ओर गया। एक हरे रंग की स्पोर्ट्स होवरकार सड़क पर तेजी से आ रही थी और उनके सामने अचानक रुक गई। स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और जेन बाहर निकली। उसकी आत्मविश्वास भरी चाल और स्टाइलिश पोशाक ने एजरा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह गाड़ी की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। इसकी डिजाइन आक्रामक और सुरुचिपूर्ण दोनों थी। अच्छी कार है, उसने वास्तव में प्रभावित होकर कहा। यह किसकी है और आपको यह कैसे मिली? जेन मुस्कुराई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह मेरा है। एजरा ने भौहें उठाईं, अपनी कार को याद करते हुए
जो अभी भी उस कैसीनो के पास खड़ी थी जहां उसे छोड़ा गया था। यह मुझे याद दिलाता है, उसने कहा, उसकी आवाज में चिंता का एक स्वर उभर आया। मेरी कार अभी भी कैसीनो के पास खड़ी है। वह एकमात्र कार थी जो उसके पास थी। ज़ेन ने कंधे उचकाए। हम इसे बाद में ले लेंगे। अपने पुराने अपार्टमेंट तक की यात्रा कैसी रही? एजरा ने ओलिविया की ओर देखा, फिर जनरल की ओर। यह जानकारीपूर्ण था, उसने उत्तर दिया। जनरल ने भौहें चढ़ाई। हाँ? तुमने क्या सीखा? एजरा ने गहरी सांस ली और रात की घटना को याद किया। मैंने पिशाच पदानुक्रम और आभा नियंत्रण के बारे में सीखा। और जाहिर है, मैं एक राजकुमार हूं। जनरल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक राजकुमार? यह कैसे हुआ? एजरा ने स्पष्ट किया, स्पष्टतः पूर्वज से प्राप्त पिशाच अवशेष का स्वामी होना मुझे पिशाच राजकुमार बनाता है। ज़ेन ने पुष्टि के लिए ओलिविया की ओर देखा, क्या यह सच है? ओलिविया ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह सार्वजनिक ज्ञान नहीं है। डेथ वेव के बाद जो लोग बदल गए हैं, वे इस तथ्य से उतने अवगत नहीं हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जनरल ने ओलिविया से पूछा। ओलिविया ने जवाब दिया, यह अब तक प्रासंगिक नहीं था। लेकिन एजरा के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में उसका स्थान क्या है और उसके साथ आने वाली सभी जिम्मेदारियां क्या हैं। खैर, राजकुमार एजरा, ज़ेन ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत काम है। एजरा ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। ओलिविया का फोन बजा और उसने स्क्रीन पर नजर डाली। हमें चलना होगा। आज रात को अभी भी बहुत कुछ कवर करना है। वे टीमैक्स बिल्डिंग में चले गए। लॉबी कृत्रिम रोशनी में नहा रही थी जो बाहर की रात से बिल्कुल अलग थी। बिल्डिंग का चिकना, आधुनिक डिजाइन लगभग बाज लग रहा था, लेकिन इसमें उद्देश्य और दक्षता की भावना झलक रही थी। जैसे ही वे लिफ्ट की ओर बढ़े, एजरा ने रात की घटनाओं पर विचार किया। अपने पुराने अपार्टमेंट में टकराव से लेकर आभा नियंत्रण के पाठों तक, यह नए अनुभवों और रहस्योद्घाटनों का एक बवंडर था। कौन जानता था कि पिशाच बनना इतना थका देने वाला होगा। लिफ्ट के दरवाजे एक हल्की घंटी के साथ खुले और वे अंदर चले गए। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एजरा ने अपने अगले कदमों की योजना बनानी शुरू कर दी। कल, सबसे पहले मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। काफी समय बाद पहली बार चीजें उनकी योजना के अनुसार चल रही थीं और यह अच्छा लग रहा था।